यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 बोले तो पीजीबीपी, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है अपना प्रिजम्पटिव इनकम का टॉपिक। सर, ये प्रिजम्पटिव इनकम बेसिकली क्या होती है? जब हमने एक्चुअल इनकम निकाल लिया तो इनकम को प्रिज्यूम क्यों करना? ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है, थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, मतलब ऐसा बोलने में आता है मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे तो एकदम से चुटकियों में निपटा देंगे इसको। तो थोड़ा सा क्रिटिकल है टॉपिक, जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि लीग से हटके है। नॉर्मल अभी तक जो आप लोग आप लोगों ने हेड पढ़ लिए, आप लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लिया, आप लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया, कैप गेन पढ़ लिया, अदर सोर्सेज पढ़ लिया। उनके अंदर कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं था, बट इसके अंदर थोड़ी सी बात जो है वो घुमा के आई हुई है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अपने नेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि कुछ रेशियोज के क्वेश्चन है वो अपने को थोड़ा देखना है, और कुछ सेक्शंस है। इस टॉपिक के अंदर आपको सेक्शन जो है वो भी लर्न करने पड़ेंगे। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम बोलो पहले तो। सर, टॉपिक का नाम है प्रिजम्पटिव इनकम। एक ऐसी इनकम, एक ऐसी कमाई जो कैसी है, जो प्रिजम्पटिव है। प्रिजम्पटिव का मतलब जिसको हमने क्या करा, एज्यूम किया है। क्या किया है? एज्यूम किया, जिसको हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, मतलब जिसको हम अजम्पशन बेस पे लेके चलते हैं, जो एक्चुअल नहीं है। बोले तो प्रिजम्पटिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो एक्चुअल नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिजम्पटिव। क्या बोलेंगे जनरली? प्रिजम्पटिव। मतलब एक ऐसी इनकम, देखो जनरली हम लोग जो है वो टैक्स लगाते हैं किसके ऊपर? एक्चुअल इनकम के ऊपर। आपको जो टैक्स का पेमेंट करना होता है किस पे करना होता है? एक्चुअल इनकम के ऊपर। बट कुछ केसेस ऐसे दिए गए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि जहां पे ये बोला गया कि ठीक है, आपने एक्चुअल में आपकी इनकम क्या है उस चीज को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे दो सेक्शन है जो आज अपने को पढ़ने, सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA। हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और अपना काम करेंगे। इससे पहले दो सेक्शन अपने पेंडिंग रह गए हैं अभी, सेक्शन 44 AB और ABA वाले, जिसके अंदर हम अकाउंट्स जो है मेंटेन करना और ऑडिट का, ये दो सेक्शन रह गए। ये वाले प्रिजम्पटिव के बाद में मैं कराऊंगा, क्योंकि जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हो जाएगा देन उसके बाद वो वाले टॉपिक जो है वो आधे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका क्या, प्रिजम्पटिव इनकम। एक ऐसी इनकम जो एक्चुअल इनकम नहीं है, जिसको क्या किया गया, प्रिज्यूम किया गया, जिसको जो है वो क्या किया गया, एज्यूम किया गया है, जो एक्चुअल के अंदर नहीं है। तो सर ये केसेस क्यों होते हैं? प्रोविजन तो सिंपल सा है, बट वो प्रोविजन की क्यों बेसिकली नीड हुई, वो प्रोविजन क्यों डाला गया? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दो सेक्शन इनकॉर्पोरेट किए गए, सेक्शन 44 AD और एक सेक्शन 44 ADA। तो ये दोनों सेक्शन क्यों डाले गए, इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इनकी नीड क्या थी, तो उसकी अपने को चर्चा करनी है। देखो, आपने एक बार नॉर्मल चलो, नॉर्मली आप मुझे ये बताइएगा, जब हम इनकम टैक्स निकालते हैं तो क्या क्या करते हैं? सर, पहले साल खत्म होता है तो साल खत्म होने के बाद हम पांचों हेड की इनकम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। या मान लो अगर आपका और कोई काम नहीं, आपका ओनली बिजनेस का काम है, तो देखो आपको करना क्या पड़ता है, पूरे साल में कितनी सेल करी है उस चीज का अनुमान लगाओ। हाँ जी। पूरे साल में कितना खर्चा किया उस चीज का अनुमान लगाओ। हाँ जी। कोई भी अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, कोई भी अगर आपने प्रोविजन बनाया है, उन सब का अनुमान लगाओ। हाँ जी। उसके बाद में आप प्रॉफिट निकालोगे। हाँ जी। फिर उसके बाद कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शन क्लेम करोगे। हाँ जी। फिर उसके बाद में आपकी टोटल इनकम आएगी। हाँ जी। फिर उसके बाद में टैक्स का पेमेंट करोगे। हाँ जी। फिर रिटर्न फाइल करोगे। हाँ जी। कितना क्रिटिकल काम है या नहीं है? नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं, अब ध्यान देंगे एक बार यहां पे, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ये है जी आपका प्रीवियस ईयर, आपके एग्जाम के लिए जो अभी दिसंबर के अंदर पेपर होगा नेट का, उसका या आगे वाले के लिए जो है आपका प्रीवियस ईयर क्या, 19-20। अब आपका प्रीवियस ईयर तो है 19-20, जिसका असेसमेंट ईयर जो है वो है क्या, 20-21। तो जब आप प्रीवियस ईयर के अंदर आपने कोई इनकम कमाई जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना है कब, 20-21 के अंदर, तो आपने जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई, तो यहां पे 31/3/2020 को आप क्या करेंगे, यहां पे आप लोग व्हाट वी हैव टू डू, अपने को क्या करना होता है, अपने को सबसे पहले इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है। कुछ अगर रिडक्शन है उनको क्लेम करते हैं, कुछ एग्जेम्पशन जो है उनको हम क्लेम करते हैं, फिर टैक्स को हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, और कंप्यूट करने के बाद फिर टैक्स का पेमेंट करते हैं, फिर रिटर्न को फाइल करते हैं, देन फिर क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। कुछ केसेस के अंदर ऑडिट भी। अब ये इतना सब तामझाम है, आप ये बताओ, ये इतना सब तामझाम क्या चुटकियों का काम है या इसमें थोड़ा वक्त लगेगा? सर वक्त लगेगा, वक्त भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, साथ में आपकी एनर्जी भी लगेगी, क्योंकि आपको अपना वो टाइम, जो आपका क्रूशियल टाइम जो आप बिजनेस को दे सकते थे, वो वहां से हटा के आपको वक्त देना पड़ेगा इन सब के ऊपर। हाँ जी। या अकाउंटेंट को आपको रखना पड़ेगा। हाँ जी।
तो कुछ लोग ऐसे आए जो आके बोले ये सब काम हमसे ना हो पाएगा भैया। मतलब साल खत्म होने के बाद जो ये सब काम आपको करना पड़ता है, तो कुछ लोग आके बोले, कुछ असेसिस जो हैं वो आए और आके बोले इतना सब काम हमसे तो ना हो पाएगा, और वो बेचारे रोने लगे। अब मैं दिखाता हूँ पिक्चर क्या बनी। पिक्चर कुछ ऐसी बनी, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे बेचारे असेसी साहब थे, ये हमारे असेसी थे। असेसी कौन होते हैं? जिसकी इनकम को हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, जिसको टैक्स का पेमेंट करना है उसको बोलते जानलिए हम लोग क्या, असेसी। अब असेसी साहब जो है वो रोने लगा, देखा आपने, खून के आंसू, लाल लाल आंसू, खून के आंसू रो रहे बेचारा। और क्या बोल रहा है, ये सोच रहा है मुझसे ये सब ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा भैया, हमसे तो ये ना हो पाएगा, हम तो मारे गए, हमारे ऊपर तो अगर हम टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स वाले पेनल्टी लगा देंगे, हम तो मारे गए जी। ये तो बैठ के और फूट के रोने लगे, बोले ये हमारे साथ में क्या हो गया, इतना सब काम हमसे तो ना हो पाएगा। फिर वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर आया, और इनकम टैक्स ऑफिसर, ये देखो, ये अपना इनकम टैक्स ऑफिसर, ये बेचारा देखो इसका मुंह उतरा हुआ है, मुंह नीचे, और ये एकदम राजी था, खुश था। इनकम टैक्स ऑफिसर आया और आके क्या बोला, परेशान ना हो बेटा परेशान ना हो, हम मानते हैं कि इतना सब तामझाम करना पड़ता है तुझे, तो वो तेरे बस की नहीं है, तेरा दिमाग भी छोटा है, तो हमको मालूम है कि हाँ तेरे से वो नहीं हो पाएगा, बट तू रो मत बेटा, तो रो मत, तेरे लिए एक नई स्कीम लेके आए। क्या बोला, बोले परेशान ना हो बेटा, तेरे लिए एक सिंपल इलाज लेकर आए हैं हम। क्या लाए हैं? सिंपल इलाज लेकर आए हैं। और वो जो सिंपल इलाज है, उन सिंपल इलाज को हमने हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 2 सेक्शन में डाल दिया है। और वो 2 सेक्शन का नाम क्या है? 2 सेक्शन का नाम है, एक है सेक्शन 44AD और एक है सेक्शन 44ADA। बोले तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 सेक्शन डाले गए, और वो 2 सेक्शन जो है वो उनका नाम क्या था, सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA, जिनको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन। क्या नाम है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन। मतलब इन सेक्शन के अंदर जो है हम बात करेंगे ऐसे इनकम की जिसको हम कंप्यूट करेंगे किसके बेस पर, प्रिजम्पशंस के बेस पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन। ठीक है, हाँ जी सर, ये 2 सेक्शन डाले गए। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। असेसी बेचारा क्या कर रहा था, रो रहा था, खून क्या रो रहा था, और क्या बोला, इतना सब काम जो अपने को करना होता है, बुक्स मेंटेन करो, ऑडिट कराओ, ये करो वो करो, हमसे ना हो पाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट वाले क्या बोले, ठीक है हमें मालूम है तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो रो मत, तेरे लिए एक इलाज लेके आए हैं। हमने हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 2 सेक्शन इनकॉर्पोरेट किए हैं। उन 2 सेक्शन का नाम क्या, सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA, 44AD और 44ADA, जिनको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ओके, हाँ जी। अब ये स्कीम क्या बोलती है, आओ बोलता है इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आपको करना क्या है, आपको इनकम कंप्यूट नहीं करनी। देखो इनकम कैसे निकालते हैं सर, इनकम निकालते हैं जो भी आपकी ग्रॉस रिसीट है या जो भी आपकी ग्रॉस सेल है, इसमें से माइनस करो क्या, एक्सपेंडिचर, करने के बाद आती है आपकी क्या, इनकम। ऐसा है, हाँ जी। तो प्रिजम्पटिव वाले क्या बोलते हैं, बोले जी आपको पहली बात तो इनकम कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे आपकी इनकम कितनी है। हाँ, तो कितना अच्छा काम हो जाएगा ना, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे टोटल खर्चे कितने, ना उन खर्चों को मेरे को रिसीट्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये बोले जी ऐसा है, हमारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर हम क्या करेंगे, आपके जो ग्रोस रिसीट है या फिर आपकी जो ग्रोस टर्नओवर है, जो भी आपकी ग्रोस रिसीट है, हम उसमें एक परसेंटेज को क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। बोले तो जो भी आपकी ग्रोस रिसिप्ट है या जो भी आपकी ग्रोस टर्नओवर है, उसके अंदर हम एक परसेंटेज को क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, और उस परसेंटेज को हम तुम्हारी क्या मान लेंगे, इनकम। एग्जांपल मान लो कि ये बोल दिया 6% स्पेसिफाई कर दिया। अगर तुम 100 रुपए की तुम्हारी क्या है, रिसीट है, तुम्हारा खर्चा चाहे कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, सीधा ग्रोस जो आपकी रिसीट है उसमें 6% तुमको हम स्पेसिफाई करके और क्या मान लेंगे, वो तुम्हारी इनकम। 100 रुपए का 6% कितना हो गया, 6 रुपया। कितना हो गया, 6, और 6 को क्या मान लेंगे, इनकम। और इस इनकम के ऊपर हम तुमसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे, और इस पर हम तुमसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। और आपको अलग से कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो पहले आप इतना सब तामझाम मेंटेन करते थे, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ क्या करना है, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हो तो आपकी इनकम आपको खुद निकालने की जरूरत नहीं है, हम खुद निकाल के देंगे। एंड दैट इज इनकम इज नोन एज द डीम्ड इनकम।
क्या बोलेंगे? डीम्ड, एक ऐसी इनकम जिसको मान लिया कि ये हमारी क्या है? इनकम है। और वो डीम्ड इनकम कैसे निकलेगी? जो भी आपकी ग्रोस रिसीट है या जो भी आपकी ग्रोस सेल है, उस सेल का 1% हम स्पेसिफाई कर देंगे और वो तुम्हारी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। ये तुम्हारी इनकम हो जाएगी। अब आपको उसके अलावा कुछ और कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसके अलावा कोई खर्चों की रिडक्शन मिलेगी। तो क्या बोलता है? इस पर हम क्या करेंगे? टैक्स ले लेंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, क्या करेंगे? जो ग्रोस रिसीट या टर्नओवर है उसमें एक अमाउंट को क्या कर देंगे? एक परसेंटेज को क्या कर देंगे? स्पेसिफाई कर देंगे। और वो जो आपने स्पेसिफाई किया उसको हम क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। मान लिया। और इस पर हम क्या करेंगे? टैक्स ले लेंगे। और आपको अलग से कुछ भी यहां पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सर ये जो स्कीम है ये किसके लिए? क्या बिजनेसमैन के लिए है या जो प्रोफेशनल लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी है? ये दोनों के लिए है। दो सेक्शन है ना, दो सेक्शन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। एक कौन सा सर? एक है सेक्शन 44AD और एक है सेक्शन 44ADA। 44AD जो है वो किसके लिए है? बिजनेसेस के लिए है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। और सेक्शन 44ADA जो है वो किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए है, जो बेसिकली क्या करते हैं? बोलो, जो क्या करते हैं? जो सर्विसेज रेंडर करते हैं, जिनका मेन काम जो है वो क्या है? सर्विस रेंडर करने का। ओके क्या? बोलो। हाँ जी सर, कुछ आया समझ में? गया दिमाग में? बोलो जी सर। तो एक बार के लिए मैं दोबारा से आपको रिव्यू करवाता हूं। ये सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि जब साल खत्म होता है तो एक बिजनेसमैन को बहुत सारे जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे, फिर उसको इनकम कंप्यूट करना पड़ता था, उस इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। बेचारा इनकम जो बिजनेसमैन था वो बड़ा रोता था, वो बोलता था यार इतना सब तामझाम मुझसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया और इनकम टैक्स वाले आके क्या बोले कि बेटा परेशान ना हो, तेरे लिए हमने जो है एक इलाज निकाला है, एक सिंपल इलाज निकाला है। और वो सिंपल इलाज ये बोलते हैं कि अब तेरे को अलग से तेरा P&L अकाउंट, तेरा ट्रेडिंग अकाउंट, तेरा कुछ भी जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तेरे को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तू बस ये करियो, तेरी जितनी भी सेल है उस सेल का 1% हम स्पेसिफाई कर देंगे और वो तेरी क्या मान लेंगे? इनकम। और उस इनकम के ऊपर तुमको क्या दे दियो? टैक्स दे दियो। कितना सिंपल कर दिया। पहले सारा उसका सारा ब्यौरा आप इकट्ठा करते थे, पूरे जो है आप अकाउंट्स मेंटेन करते थे, फिर लास्ट में उस अकाउंट के ऊपर जो है फिर आप टैक्स पे करते थे। और फिर कई बार क्या होता था? टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब इनकम टैक्स वाला जब स्क्रूटनी करता था, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते थे जो डिसअलाउड थे और आपने वहां पे जोड़ दिया। फिर दोबारा से आप रिव्यू करते थे अपनी रिटर्न को, तो बड़ा दिक्कत होती थी। तो उस सब का एक इलाज यहां पे निकाल के दिया कि अब करना क्या है? बोलो क्या करना है? सर करना सिर्फ ये है कि अब जो भी हमारी ग्रोस रिसीट होगी या जो भी हमारी ग्रोस टर्नओवर होगी उसका 1% को हम क्या कर देंगे? स्पेसिफाई कर देंगे। और उस स्पेसिफाइड परसेंटेज को हम आपकी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। और इस इनकम पर हम क्या करेंगे? इस पर हम टैक्स ले लेंगे और उसके लिए आपको अलग से कुछ भी मेंटेन करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके हाँ जी। और ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है ये किसके लिए? ये दोनों के लिए, ये बिजनेस के लिए भी है और प्रोफेशन के लिए भी है। बिजनेस के लिए कौन सा? सेक्शन 44AD और प्रोफेशन के लिए कौन सा? सेक्शन 44ADA। आ रही है समझ में? जी सर। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे दोनों सेक्शन को। हम पढ़ेंगे सेक्शन 44AD, देन पढ़ेंगे सेक्शन 44ADA और टॉपिक प्रेजेंटिव इनकम का खत्म। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन 44AD। 44AD आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी से। सेक्शन 44AD क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस। किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। ओन किस बेस पर? प्रिजम्पटिव बेस पर। अब ये बोलता है कि एप्लीकेबल किसके ऊपर है? ये जो आपका सेक्शन 44AD है ये किसके ऊपर क्या है? एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा एप्लीकेबल हूम, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो ये एप्लीकेबल है एलिजिबल बिजनेस के ऊपर और एलिजिबल असेसी के ऊपर। तो पहले अपने को ये पढ़ना पड़ेगा हु इज एलिजिबल बिजनेस एंड हु इज एलिजिबल असेसी। तो देखो पहले तो क्या बोलते हैं कि एप्लीकेबल टू हूम, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो आप बोलेंगे ये एप्लीकेबल है एलिजिबल बिजनेस पे और एलिजिबल असेसी पे। आओ जी, मैंने नीचे यहां पे डिफाइन किया हु इज एलिजिबल बिजनेस एंड एलिजिबल असेसी क्या होते हैं। सबसे पहला एलिजिबल असेसी कौन है? किसको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम मिलेगी? सबसे पहला इंडिविजुअल को मिल सकती है, एचएफ को मिल सकती है, पार्टनरशिप फर्म को मिल सकती है, लेकिन एलएलपी को नहीं मिलेगी। कोई भी इंडिया का या कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचएफ या रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन, और जिसने जो है वो ये डिडक्शन सेक्शन 10 की डिडक्शन को जो है वो क्लेम ना किया। तो पहली बात तो किस असेसी को सेक्शन 44AD का बेनिफिट मिल सकता है? सर सेक्शन 44AD का बेनिफिट मिल सकता है उस असेसी को जो या तो रेसिडेंट इंडिविजुअल है या फिर रेसिडेंट एचयूएफ है या फिर वो रेसिडेंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसको मिलेगा। और जिसने क्योंकि ये एंड लिखा, इसका मतलब क्या? ये कंडीशन भी साथ में, मतलब पहली और दूसरी, जो पर्सन पहली और दूसरी दोनों कंडीशन को फुलफिल
करेगा उसको उसको जो है ये स्कीम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम ऑप्ट की जाएगी। ओके हाँ जी, तो एलिजिबल एसएससी कौन है बता दिया। अब है क्वेश्चन एलिजिबल बिजनेस क्या है, किस बिजनेस के लिए है। तो बोलता है एलिजिबल बिजनेस का मतलब एनी बिजनेस एक्सेप्ट, किसी भी बिजनेस के लिए आपको स्कीम मिल जाएगी, किसको छोड़ के, इसको छोड़ के। कौन सा, एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग एंड लीजिंग द गुड्स कैरेज रेफर्ड टू सेक्शन 44 AE। सेक्शन 44 AE ये भी एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, लेकिन हमारा ज्यादा काम का नहीं है, थोड़ा सा जिक्र मैं कर दूंगा इसका बाद में, ठीक है। अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप सेक्शन 44 AE में आने वाला कोई काम करते हैं, काम कौन कौन सा, प्लाइंग हायरिंग या लीजिंग द गुड्स कैरेज, अगर ये काम करते हैं, इनको छोड़ के हर बिजनेस के ऊपर सेक्शन 44 AD के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये सेक्शन आप तभी इसका बेनिफिट ले सकते हो अगर आपकी ग्रोस रिसीट या ग्रोस जो आपकी टर्नओवर है, जो आपकी सेल है, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एंड हुज टोटल टर्नओवर, जो आपकी टोटल टर्नओवर है या जो आपके बिजनेस की जो ग्रोस रिसिप्ट है इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। मतलब ये अगर वो 2 करोड़ से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, अगर वो 2 करोड़ से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो आपको फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको एक्चुअल टैक्स ही निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, एक्चुअल इनकम निकालनी पड़ेगी, उस पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये बेनिफिट लेना है, सेक्शन 44 AD का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए जो है वो एक ऑप्शन क्या है कि ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आपके पूरे साल की जो ग्रोस रिसीट है प्रीवियस ईयर में वो आपके 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सेल 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो 2 चीज है एलिजिबल, भाई ये जो स्कीम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आप क्या बोलेंगे जी, एप्लीकेबल किसके लिए, एप्लीकेबल है 2, एक है एलिजिबल एसएससी और एक एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल एसएससी कौन बता दिया, एलिजिबल बिजनेस कौन बता दिया। तो अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर के अंदर आपने कोई सेल करी और आपके पूरे साल की सेल मिला के 2 करोड़ से कम है, तो आप ये वाला बेनिफिट ले सकते हो। तो सर इनकम क्या मानी जाएगी, यहां पे बोला गया कि आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो मानी जाएगी 8%। जितनी भी आपकी सेल है उसका फ्लैट 8% आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम। मैंने बोला था ना कि एक सेल का एक स्पेसिफाइड परसेंट आपकी क्या मान लेंगे, इनकम। उसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना है, वही यहां पे है सिस्टम। क्या बोलता है, ए सम इक्वल टू और हायर देन 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट। 2 केस, 2 हैं अलग अलग केस। पहला केस ये है, कितना, जो भी सम, एक सम इक्वल टू कितना, इक्वल या तो 8% या 8% से ज्यादा। तुम्हारा मन करता है 10% दिखाने का, 10 दिखाओ। तुम्हारा मन करता है 12 दिखाने का, 12 दिखाओ, लेकिन 8 से कम मत दिखाना। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपकी सारी जो सेल है वो ऑनलाइन हुई है, मतलब जो आपने सेल करी है वो सारा पैसा अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो वहां पे आपको जो इनकम दिखानी पड़ेगी वो ओनली कितनी, 6%। मतलब अगर कच्चे में काम हो रहा है, कैश में काम हो रहा है, तो 8% आपकी जो भी सेल है, सेल का 8% आपकी इनकम मानेंगे। और अगर मान लो पक्के में काम हो रहा है, बोले तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू काम हो रहा है, तो फिर आपकी जो भी इनकम है उसका 6%, आपकी जो भी सेल है उसका 6% आपकी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। दोबारा बोलता हूं, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पढ़ लिया, एलिजिबल बिजनेस पे, एलिजिबल एसएससी पे। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि भाई ये जो है ये इसमें हम जो है वो इनकम कितनी मानेंगे, तो इनकम के लिए बोल दिया क्या, ए सम इक्वल टू हायर देन 8%, 8%, कम से कम 8% जो है हम आपकी जो भी आपकी सेल है उसका कम से कम 8% आपकी क्या मान लेंगे, इनकम। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है वो पक्के में काम कर रहे हो, बोले तो 6%, तब तो वहां पे 6% माना जाएगा ऑफ द टोटल टर्नओवर ग्रोस रिसीट रिसीव्ड बाय एन अकाउंट पे चेक के थ्रू या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट और थ्रू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो मतलब रिटर्न की डेट फाइल करने से पहले आपको जो है वो ये सबको शो करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर आपकी जो सेल है वो 2 करोड़ रुपए तक है या 2 करोड़ से कम है, तो आप सेक्शन 44 AD का बेनिफिट ले सकते हैं। कितनी इनकम मानी जाएगी, जितनी भी आपकी सेल है उसका फ्लैट 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे, ठीक है जी। 8% है अगर कच्चे का काम है, अगर आप पक्के का काम कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा अगर आपके पास बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है, तो ओनली 6% आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम। मतलब कम से कम 6। आपका मन कर रहा है 12 दिखाने का, आप 12 दिखाओ। आपका मन कर रहा है 21 दिखाने का, आप 21 दिखाओ। लो जी, ये तो हो गया इसका एप्लीकेबिलिटी। अब आगे बढ़ो। अब बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 28 से लेकर के 43, डिडक्शन अंडर सेक्शन 28 से 43। अब ये क्या है, ये एक्सपेंसेस के सेक्शन है। ये किसके हैं, एक्सपेंसेस के। तो
इनकम जो हमने आपको निकाल के दे देना, अब उसमें से किसी भी खर्चे की आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इनकम है। और इनकम कैसे निकलती है सर? इनकम निकलती है सेल में से माइनस करके किसको? एक्सपेंस को। तो ये ध्यान रखना, अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो एक बार स्कीम को ऑप्ट करने पर आपको किसी भी एक्स्ट्रा खर्चे की कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब खर्चों की कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे डीम्ड मान लिया जाता है कि ये हमारी क्या है? इनकम है। तो बोलते हैं ऑल द डिडक्शन, वो सारी डिडक्शन जो आपको 28 से लेकर के 43 सेक्शन के अंडर मिलनी थी, डीम टू हैव बीन अलाउड, तो ये मान लिया जाएगा कि वो सारी डिडक्शन हमने क्लेम कर ली है। अलाउड इन फुल एंड नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड, तो ये मान लिया जाएगा कि सारी डिडक्शन हमने क्लेम कर ली है और फर्दर अब किसी और डिडक्शन जो है, कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं की जाएगी। इन केस ऑफ फर्म, पहले फर्म के केस में होता था कि अगर फर्म कोई सैलरी या इंटरेस्ट पे करती है किसको? पार्टनर को, तो वो अलाउड होता था, लेकिन अब वो भी अलाउड नहीं है। तो बोलते हैं इन केस ऑफ फर्म सैलरी एंड इंटरेस्ट वुड नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। 17-18 असेसमेंट ईयर से पहले ऐसा होता था, अलाउड करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब यहां पे मैंने इसका सिंप्लीफाइड लिख लिया कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लिया जाएगा कि रिडक्शन क्लेम कर ली है। आपने रिडक्शन क्लेम नहीं करी है, बट मान लिया जाएगा कि आपने रिडक्शन क्लेम कर ली है। ओके, हाँ जी, आगे अब है जी WDV ऑफ द एसेट। अब एक बात देखो, जब खर्चों की अलग से कोई रिडक्शन मिलेगी नहीं, तो हमारा एक सेक्शन 32 मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो? हाँ जी सर, पढ़ाया था। सेक्शन 32 था किसका? डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन का क्या? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है सर, ये भी तो क्या है? एक एक्सपेंस है। हाँ जी, और आपने ऊपर बोल दिया कि कोई किसी भी खर्चे की कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, तो सर इसका क्या होगा? तो देखो, आप जो एसेट जो है आपकी, इसका ये मतलब नहीं है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करोगे, आप एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे नॉर्मल तरीके से, बस उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो बोलता है WDV ऑफ एन एसेट ऑफ सच बिजनेस शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा टू हैव बीन कैलकुलेट एज इफ द असेसी हैड क्लेम्ड, कि जैसे इस आप उसी तरीके से निकालेंगे जैसे ये माना जाएगा कि असेसी जो है इसकी रिडक्शन को क्लेम कर रहा है, एंड हैड बीन एक्चुअली अलाउड द रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे अलग से डेप्रिसिएशन को कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, बट ये मान लिया जाएगा कि रिडक्शन हमने क्लेम कर ली है। आगे फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोट डिक्लेयरिंग प्रॉफिट एज पर 44 AD इन एनी ऑफ द नेक्स्ट 5 RAV का मतलब रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर आपने एक बार स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो फिर क्या होगा? तो आप उसको अगले 5 सालों तक जो है आपको वो ऑप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने सेक्शन 44 AD अवेल कर लिया, अगले साल बोला नहीं मैं तो एक्चुअल के बेस पर काम करूंगा, मैं प्रिजम्पटिव के बेस पर काम नहीं करूंगा। ना ना ना, ऐसा नहीं। एक बार अगर आपने स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो अगले 5 सालों तक आपको इस स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर कभी आपने 5 साल से पहले ये स्कीम का ऑप्ट करना बंद कर दिया, तो जिस साल आपने बंद किया उससे अगले 5 साल तक आप इस स्कीम को दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं वेयर एन एलिजिबल असेसी डिक्लेयर प्रॉफिट for any previous year in accordance with the provision section 44 AD and he does not declare profit as per section 44 AD। एलिजिबल असेसी था, उसने प्रॉफिट को डिक्लेयर किया प्रीवियस ईयर में 44 AD के हिसाब से, लेकिन अब जो है उसने 44 AD के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट को डिक्लेयर नहीं किया, देन ही शैल नॉट बी एलिजिबल, तो फिर अब वो एलिजिबल नहीं होगा कि वो क्लेम करे बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन फॉर 5 असेसमेंट ईयर सब्सिक्वेंट टू द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इन विच द प्रॉफिट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD। दैट मींस कि अगर कभी ऐसा हो गया तो अगले 5 सालों तक जो है आप इस स्कीम को दोबारा से ऑप्ट नहीं कर सकते हो। बोलता है इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट, बोला ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या? इफ ए पर्सन, अगर कभी कोई पर्सन ऑप्ट करता है प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को, देन ही इज आल्सो रिक्वायर्ड, तो उसके लिए जरूरी है कि वो फॉलो करे द सेम स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, कि वो अगले 5 सालों तक इसी स्कीम को जो है वो क्या करेगा? ऑप्ट करेगा। इफ यू फेल टू डू सो, अगर वो ऐसा करने में क्या हो गया? फेल हो गया, देन तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर हिम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 सालों तक वो इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। फर्दर आगे, इफ टोटल इनकम ऑफ द असेसी एक्सीड, अगर असेसी की टोटल इनकम एक्सीड कर जाए मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अगर उसकी जो वो है जो इनकम है वो क्या कर जाए? एक्सीड कर जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट
ठीक है। और अगर मान लो आपकी एक्चुअल इनकम जो है वो बेसिक एग्जामिनेशन से ज़्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन अभी आगे हम पढ़ेंगे, सेक्शन 44A भी, तो वहाँ पे अपना हो जाएगा। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखें, एक बार अगर स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो अगले 5 सालों तक जो है स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अगले 5 सालों के अंदर अगर आपने स्कीम को तोड़ दिया तो उससे अगले 5 सालों तक आप सेक्शन 44AD की स्कीम को दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते हो। लो जी आगे बढ़ो। अब सेक्शन 44AD जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? जो आपका सेक्शन 44AD है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? 3 लोगों के ऊपर सेक्शन 44AD के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। वो 3 कौन कौन से? बोलता है दी फॉलोइंग पर्सन आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड। नीचे कुछ लोग दिए गए हैं, इनको स्पेसिफिकली क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिजम्पटिव प्रोविजन। अब वो कौन सा? सबसे पहला, ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन प्रोफेशन कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 44AD किसके लिए? बिजनेस के लिए है भाई। किसके लिए? बिजनेस के लिए। और प्रोफेशन के लिए जो है वो है कौन सा? सेक्शन 44AD ए। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है? प्रोफेशन करता है, तो प्रोफेशन वाले लोगों को जो है वो सेक्शन 44AD अलाउड नहीं है। ये आगे जो लिखा हुआ है एक बार रीडिंग कर लीजिए, हालांकि ये सारा का सारा 44ADA में आएगा। चलो थोड़ा सा बता देता हूं कौन कौन से। वो सारे जो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल और द प्रोफेशनल द अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है, या फिर क्या किसी भी तरीके का बोर्ड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रोफेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो लोग हैं, ठीक है, तो इनको जो है सेक्शन 44AD का स्कीम ऑप्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनके लिए सेक्शन 44AD बनाया गया है। दूसरा कौन है? कौन ऐसा पर्सन जिसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा? ए पर्सन अर्निंग इनकम इन नेचर ऑफ कमीशन। अगर कोई पर्सन जो है कमीशन या ब्रोकरेज से पैसा कमाता है, लाइक इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, तो उनको भी ये स्कीम जो है वो ऑप्ट नहीं की जाएगी। और कौन? कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या करता है? एजेंसी बिजनेस परफॉर्म करता है, उसके लिए भी ये स्कीम नहीं है। तो 3 लोगों के लिए सेक्शन 44AD की स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। कितने लोगों के लिए? 3 लोगों के लिए। एक तो कौन? प्रोफेशनल के लिए, एक कौन? कमीशन वालों के लिए, और एक कौन? एजेंट के लिए। ओके हाँ जी सर। लो जी ये है जी आपका सारा का सारा सेक्शन 44AD। किसके लिए था? बिजनेस के लिए। कर लोगे? बोलो हाँ जी सर। तो ये हो गया जी सेक्शन 44AD। अब बात आती है सेक्शन 44ADA की। आओ जल्दी से सेक्शन 44ADA भी देखते हैं। अब ये सेक्शन 44ADA जो है ये बेसिकली क्या बोलते हैं? इधर आ जाओ जी। पहली बात तो 44AD किसके लिए था? सर 44AD था बिजनेसेस के लिए, और 44ADA किसके लिए? सर 44ADA है प्रोफेशनल्स के लिए। पढ़ेंगे क्या बोलते हैं? ऊपर वाला बिल्कुल डिट्टो सेम ही है, हल्का हल्का था फर्क है, बाकी सब सेम है। तो बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर असेसी एंगेज इन एलिजिबल प्रोफेशन। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एलिजिबल प्रोफेशन की बात हो रही है। सबसे पहला क्या? सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेबल टू होम। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो बोलते हैं एप्लीकेबल होगा स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पे। कुछ प्रोफेशनल हमने स्पेसिफाई कर दिए, उन्हीं को ही ये स्कीम मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। और स्कीम तभी मिलेगी अगर आपकी जो ग्रोस रिसीट है वो 50 लाख से कम है। क्या है? कम है। अगर आपकी ग्रोस रिसीट जो है वो 50 लाख से क्या है? कम है, तो ही ये स्कीम जो है वो आपको मिलेगी। 1 मिनट रुकिएगा। लो जी, अगर ये स्कीम कब मिलेगी? सर ये स्कीम एक तो मिलेगी किसको? जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, प्लस में ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी ग्रोस रिसीट जो है वो 50 लाख से कम है। अगर आपकी ग्रोस रिसीट, आप प्रोफेशनल हो और अगर आपकी रिसीट 50 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। चलो जी अब पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको ना स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बता दूं कौन होता है। ये देखो, ये है हमारे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। इनको रेफर किया गया सेक्शन 44AA में। ये कौन है? ये है आपके एम एट CA लाइफ, ये इसका निमोनिक है। अब ये कौन कौन है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल कोई भी, मेडिकल प्रोफेशनल कोई भी, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल कोई भी, टेक्निकल कंसल्टेंसी कोई भी, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंसी या लीगल वाले कोई भी, इंटीरियर डेकोरेशन या फिल्म आर्टिस्ट, और कोई भी इंजीनियरिंग वाले। तो ये सब जो है ये आते हैं किसके अंदर? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अगर आप इनमें से कोई हो तो आपको जो है सेक्शन 44AD की स्कीम, ADA की स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। अब ये क्या बोलते हैं?
ये बोलते हैं जी, आओ बोलता है रेसिडेंट असेसी, कोई भी असेसी जो कि कौन है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल, एचएफ या फर्म, वही ऊपर वाला बिल्कुल सेम, अदर देन एलएलपी, जो एंगेज है प्रोफेशन के अंदर, नीचे जो हमने प्रोफेशन बताए उनमें वो एंगेज है, और जिसकी रिसीट जो है वो 50 लाख से क्या है, कम है, 50 लाख या उससे ऊपर होते ही सेक्शन 44 एडी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपकी रिसीट 50 लाख से क्या है, कम है, तो फिर क्या, तो ए सम इक्वल टू, तो उस केस में एक सम इक्वल टू और हायर देन 50%। तो यहां पे बोला, वहां पे कितना था, 8% और 6% का केस है, यहां पे 50% का केस है। मान लो अगर आपकी रिसीट जो है वो 30 लाख है, 30 लाख की आपकी रिसीट है, तो 30 लाख का फ्लैट कितना, 50% कितना हो गया, 30 लाख का 50% कितना हो गया, 15 लाख। 15 लाख आपकी क्या मान लेंगे, इनकम, और इसके ऊपर आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स। तो बोलता है ए सम इक्वल टू और हायर देन द 50% ऑफ द ग्रोस रिसीट ऑफ द असेसी इन द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रोफेशन अर्न्ड बाय द असेसी शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट और गेन। वो आपके प्रोफेशन का क्या मान लिया जाएगा, प्रॉफिट या गेन मान लिया जाएगा। दोबारा बोलता हूं, अगर मान लीजिए आप कोई भी कौन है, आप अगर कोई इंडिविजुअल है, एचएफ है या फर्म है, ठीक है, हाँ जी, जो एंगेज है किसके अंदर, प्रोफेशन में, ओके, और अगर आपकी ग्रोस टोटल रिसीट जो है वो 50 लाख से क्या है, कम है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी आपकी रिसीट है उसका कितना, कम से कम 50% हम आपकी क्या मान लेंगे, प्रॉफिट या गेन मान लेंगे। सिंपल। सेक्शन 44 एडी 8%, 6%, 44 एडीए प्रोफेशनल्स के लिए कितना, 50%, और वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी, 2 करोड़, और यहां पे थ्रेशोल्ड क्या है, 50 लाख। कितना सिंपल है, बोलो, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे वही बिल्कुल सिंपल सी, बोलते डिडक्शन, क्या अलग से कोई डिडक्शन मिलेगी, आप बताओ, वहां मिली थी क्या, नहीं, तो यहां भी नहीं मिलेगी। तो बोलते डिडक्शन अंडर सेक्शन 28 से 43, ये डिडक्शन आपको कोई भी नहीं मिलेगी, अलग से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, WDV ऑफ द एसेट डेप्रिसिएशन, इनका क्या होगा, तो ये भी वही सिंपल वाली बात, पहले वाली बात, क्या कि वैसे अलग से डेप्रिसिएशन की आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन आता है, उसकी आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन तो जैसे नॉर्मल आप कंप्यूट करते हो वैसे कंप्यूट करना पड़ेगा, और ये मान लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन की रिडक्शन क्लेम कर ली गई है। आगे फिर बोलता है सेक्शन 44AA एंड 44AB। सेक्शन 44AA और AB जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे बताता हूं, सेक्शन 44AA जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या मेंटेन करने का, और 44AB जो है वो है किसका, 44AA तो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का, और 44AB जो है वो है किसका, ऑडिट का। तो बोलते हैं उनका ऑडिट का क्या केस रहेगा, तो बोलता है एन असेसी, कोई भी एक असेसी हु क्लेम, जो क्लेम करता है डेट हिज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द प्रोफेशन आर लोअर देन 50% ऑफ द ग्रॉस टोटल रिसीट। अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि मेरी इनकम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इनकम कितनी मानेंगे, जितनी भी आपकी टोटल रिसीट है उसका 50%, लेकिन अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि जी मेरी इनकम जो है वो 50% से क्या आ रही है, एक्चुअल में कम है, भाई तुमने तो बोल दिया कि 50% मानेंगे, लेकिन मेरी एक्चुअल में मान लो कम आ रही है, तो एंड हुज टोटल, और उसकी टोटल इनकम जो है बेसिक से क्या है, ज्यादा है, मतलब मान लो मेरी 30 लाख रुपए की रिसीट थी, टोटल रिसिप्ट कितनी थी, 30 लाख की, ठीक है, और मैं इनमें से ऊपर में से कोई भी मैंने सर्विस प्रोवाइड की, तो इनकम टैक्स वाला तो बोला कि सेक्शन 44 ADA के हिसाब से अगर आप ऑप्ट करते हो तो 50% आपकी इनकम है, और 50% इनकम कितनी होगी, 30 लाख का 50% कितना, 15 लाख। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में मेरी इनकम कंप्यूट करी तो मेरी इनकम आ रही है सिर्फ 8 लाख। मैं अब उनको क्या बोल रहा हूं, भाई साहब तुमने बोल दिया 15 इनकम है, लेकिन एक्चुअल में मेरी कितनी है, 8 इनकम है। तो फिर उस केस में ये बोल दिया कि अगर कभी ऐसा हो गया कि आपकी एक्चुअल इनकम 50 लाख से कम है, ठीक है, और आपकी लेकिन टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या ज्यादा, एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख, उससे ये क्या है, ज्यादा है, तो मेरे लिए जरूरी कर दिया क्या कि मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, और मेरे अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो ये अपना आखिरी सेक्शन था, सेक्शन 44AA और सेक्शन 44AB, जिसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके, हाँ जी, लो जी, आज की क्लास के अंदर हमने 2 सेक्शन पढ़े, एक पढ़ा हमने सेक्शन 44AD और एक पढ़ा हमने सेक्शन 44ADA। AD है किसके लिए, बिजनेस के लिए, और 44ADA जो है वो है किसके लिए, वो है प्रोफेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, और अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग
नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर मिलेंगे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर है इसी तरीके से, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो ये हमारे इनकम टैक्स की बुक है, इस तरीके से आपको 10 के 10 यूनिट्स की बुक्स आपके होम एड्रेस पे आएंगी, प्लस में पेपर 1 के 10 के 10 यूनिट की बुक्स आपके होम एड्रेस पे आएंगी, और आपको वीडियो मिलेंगे हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप का नाम है एम स्मार्ट अकेडमी, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके ऊपर आपको सारा के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।